नमस्कार, मैं डॉक्टर शांतनु पाल, एचओडी कॉमर्स डिपार्टमेंट, पंडित हरिशंकर शुक्ला मेमोरियल कॉलेज रायपुर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब आते हैं हम थर्ड वीडियो क्लास में, स्पेसिमेन ऑफ नॉमिनेशन। इसके पहले हम लोग नॉमिनेशन डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसके स्पेसिमेन देखेंगे। एज पर द सेक्शन 39 ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1938, कॉमा पवन शर्मा हियर बाई nominate my wife श्रीमती खुशबू शर्मा एज 38 years, address LIG age 20, Sankarnagar Raipur CG to make the payment of insured amount after my death. Next para, today in Raipur I signed the document on dated 20th April 2020. Left नीचे में देखेंगे विटनेस नेम, एड्रेस, आधार नंबर, मोबाइल नंबर एंड राइट साइड में सिग्नेचर पवन शर्मा। हिंदी में नामांकन का नमूना। मैं पवन शर्मा जीवन बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अंतर्गत अपनी पत्नी श्रीमती खुशबू शर्मा आयु 38 वर्ष, पता LIG एज 20, शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ को नामांकित करता हूं, जिन्हें मेरी मृत्यु के पश्चात इस बीमा पॉलिसी की रकम दे दी जाए। नेक्स्ट पैरा में, आज दिनांक 20 अप्रैल 2020 को रायपुर में हस्ताक्षरित किया। लेफ्ट नीचे देखेंगे विटनेस साक्षी जो गवाही देंगे वो नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और राइट हैंड साइड में हस्ताक्षर पवन शर्मा है। इसके बाद हम आते हैं असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी का समनुदेशन। समनुदेशन का दूसरा नाम है अभिहस्तांकन या अभ्यर्पण। इंग्लिश में असाइनमेंट मतलब होता है ट्रांसफर। इसके अंतर्गत हम पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ असाइनमेंट। समनुदेशन का क्या अर्थ है? जीवन बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 के अनुसार बीमादार कभी भी किसी के पक्ष में अभ्यर्पित करने के लिए स्वतंत्र है। अभ्यर्पण करने का आशय बीमा पॉलिसी संबंधी संपूर्ण अधिकार को अन्य व्यक्ति को सौंपना है। बीमादार केवल प्रीमियम चुकाता है, अन्य सभी अधिकार अभ्यर्पणी को प्राप्त हो जाते हैं। अभ्यर्पणी बीमा पॉलिसी पर कर्ज भी ले सकता है। अभ्यर्पण के लिए बीमादार के साथ गवाह के लिए हस्ताक्षर होना भी आवश्यक है। अब सवाल उठता है कि हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं अभी हस्तांकन, इसके उद्देश्य मालूम होना चाहिए। मुख्यतः किसी ऋण की जमानत के लिए करते हैं, प्रेम या स्नेह के फलस्वरूप किसी को दान या उपहार देने के लिए करते हैं, मृत्यु के पश्चात भारत सरकार को प्रॉपर्टी टैक्स संपदा कर के भुगतान के लिए करते हैं, और किसी मूल्यवान प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए इसका हस्तांकन भी किया जाता है। ये थे उसके उद्देश्य। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मोड ऑफ असाइनमेंट, समनुदेशन करने का ढंग। इसमें भी दो प्रकार की विधि रहती है। प्रथम विधि बीमा पॉलिसी की पीठ पर पृष्ठांकन के द्वारा किया जाता है और इस विधि में स्टैम्प ड्यूटी का प्रयोग नहीं किया जाता है। और दूसरी विधि रहती है अलग से कागज पर बेचान करके बीमा पॉलिसी का अभिहस्तांकन किया जा सकता है, लेकिन इस विधि में स्टैम्प ड्यूटी लगानी पड़ती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। दोनों विधियों में बीमा कराने वाले के या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर और एक गवाह द्वारा सत्यापन होना आवश्यक है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि अभिहस्तांकन करने के बाद उसकी सूचना आपको निगम को देनी पड़ेगी। अगर आप निगम को नहीं दिए तो उस दशा में जो आपने अभिहस्तांकन किया है उसके लिए निगम उत्तरदायी नहीं रहेगा और आप बीमित राशि के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि निगम को अभिहस्तांकन की सूचना अगर नहीं दी जाती है तो अभिहस्तांकन प्रभावहीन हो जाएगा और जो अभिहस्तांकित ही रहता है वो बीमित रकम के लिए दावा नहीं कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं काइंड्स ऑफ असाइनमेंट, समनुदेशन के प्रकार। इसके अंतर्गत दो प्रकार होते हैं। पहला है पूर्ण समनुदेशन, एब्सोल्यूट असाइनमेंट। पुनः हस्तांकन के अंतर्गत बीमित व्यक्ति के सभी अधिकार स्थायी रूप से अभिहस्तांकित को प्राप्त हो जाते हैं। अभिहस्तांकित की मृत्यु होने पर बीमादार को यह अधिकार वापस नहीं होता है
और ये अधिकार अभिहस्तांकित के उत्तराधिकारी को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार का हस्तांकन ऋण प्राप्त करने के बदले में किया जाता है। इसके बाद हम इसकी द्वितीय विधि देखते हैं। कंडीशनल असाइनमेंट, शर्त युक्त समुदेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें शर्त कंडीशन लगा हुआ है। इसमें किस प्रकार की कंडीशन होती है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक प्रथम शर्त ये हो सकती है कि बीमा अवधि व्यतीत होने पर बीमादार अगर जीवित रहे तो असाइनमेंट रद्द समझा जाएगा। दूसरा शर्त ये हो सकता है कि ऋण की जमानत के संबंध में जो अभ्यर्पण किया गया है, ऋण के भुगतान होते ही वो समाप्त हो जाएगा। तीसरा शर्त ये भी हो सकता है, बीमादार के जीवन काल में अभ्यर्पिती की मृत्यु हो जाने पर अभ्यर्पण को रद्द समझा जाएगा। इस प्रकार शर्त युक्त अभिहस्तांकन में जो शर्तों की दशा 3 प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट लेते हैं राइट्स ऑफ असाइनी, अभ्यर्पिती के अधिकार। अभ्यर्पिती उसे कहा जाएगा जिसके पक्ष में असाइनमेंट किया जाता है। अब इसमें महत्वपूर्ण नहीं है कि उसको क्या क्या अधिकार मिलना चाहिए, क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। तो उसमें मुख्यतः यह है कि बीमा पॉलिसी पर स्वामित्व का अधिकार मिल जाता है, बीमा पॉलिसी की जमानत पर ऋण प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है, समर्पण मूल्य प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। उसको छोड़ के जो बीमा पॉलिसी उसे प्राप्त हुआ उसे पुनः अभ्यर्पण करने का अधिकार मिल जाता है। इस प्रकार के उसके 4 अधिकार अति महत्वपूर्ण हैं। स्पेसिमेन ऑफ कंडीशनल असाइनमेंट, शर्त युक्त अभिहस्तांकन का नमूना हम देखते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण आपके लिए प्रस्तुत है। आई राम प्रसाद गुप्ता, सन ऑफ श्री अशोक गुप्ता, रायपुर, हियर बाई असाइंड इंश्योर्ड amount of rupees 20 lakh which policy number 425520 taken by me as a consideration of love and affection of my son Sri Rajkishore versus Raja Raipur age 20 years। इस फर्स्ट पैरा के बाद सेकंड पैरा अति महत्वपूर्ण है। इसमें कंडीशन को दिखाया गया, अगर कंडीशन उसमें नहीं होगा तो वो कंडीशनल असाइनमेंट में काउंट नहीं होगा। सेकंड पैरा ध्यान से देखेंगे। फर्दर अंडर द कंडीशन it is asserted that after the death of my son, before my death or after maturity of policy, the whole amount will be availed by me and this assignment will be treated as cancelled. Today in Raipur I signed the document on dated 20th April 2020. Next witness name, address, Aadhaar number, mobile number, right hand side signature Ram Prasad Gupta। इसी का हिंदी वर्षन हम देखते हैं। शर्त युक्त समुदेशन का नमूना। मैं राम प्रसाद गुप्ता, सुपुत्र श्री अशोक गुप्ता, रायपुर, प्रेम एवं स्नेह के प्रतिफल में मेरे जीवन पर किया गया 20 लाख रुपए का बीमा जिसका पॉलिसी नंबर 425520 है, अपने पुत्र श्री राजकिशोर उर्फ राजा रायपुर आयु 20 वर्ष को अभी हस्तांकित करता हूं। इसमें सेकंड पैरा में शर्त दी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसके कारण से शर्त युक्त समुदेशन कहा जाता है। किंतु शर्त यह है कि अगर मेरे पुत्र की मृत्यु मेरी मृत्यु से पूर्व हो जाती है या उक्त बीमा पॉलिसी की अवधि के बाद मैं जीवित रहता हूं तो इस बीमा पॉलिसी की रकम प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिल जाएगा और यह हस्तांकन रद्द माना जाएगा। अंतिम में आज दिनांक 20 अप्रैल 2020 को रायपुर में हस्ताक्षरित किया गया। फिर विटनेस के लिए साक्षी नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और राइट हैंड साइड हस्ताक्षर है राम प्रसाद गुप्ता। डिफरेंस बिटवीन नॉमिनेशन एंड असाइनमेंट, नामांकन और समुदेशन में अंतर, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यह परीक्षा की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। नॉमिनेशन और असाइनमेंट बीच में आपका वर्सेस उसमें हम आधार को दिखा रहे हैं। तो हमारा पहला आधार है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। इसमें ये देखना है कि दोनों का ऑब्जेक्ट उद्देश्य क्या है। नामांकन का उद्देश्य बीमित अवधि में बीमादार की मृत्यु हो जाने की दशा में बीमे की रकम पर किसका अधिकार होगा यह स्पष्ट करना। वहीं पे असाइनमेंट में अभ्यर्पण का उद्देश्य स्वामित्व परिवर्तन करना होता है। जिस तिथि से पूर्ण अभ्यर्पण लागू हो जाए उस तिथि से बीमा पॉलिसी पर स्वामित्व बीमादार के स्थान पर अभ्यर्पिती का हो जाता है। इसके बाद हम
राइट्स अधिकार के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। नॉमिनेशन के अंतर्गत बीमादार के जीवन काल में नामांकित का बीमा पॉलिसी पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता है। और असाइनमेंट में अभ्यर्पण के पश्चात बीमादार के जीवन काल में बीमा पॉलिसी पर अभ्यर्थी को अधिकार हो जाता है, वो उसका उपयोग मन चाहे ढंग से कर सकता है। इसके बाद हम आते हैं रीनॉमिनेशन एंड री असाइनमेंट, पुनः नामांकन और पुनः अभ्यर्पण। नॉमिनेशन के अंतर्गत नामांकित पुनः नामांकन नहीं कर सकता है और वहीं पे असाइनमेंट के अंतर्गत अभ्यर्थी बीमा पॉलिसी का पुनः अभ्यर्पण कर सकता है। नेक्स्ट है सिग्नेचर, हस्ताक्षर। नॉमिनेशन में सिर्फ बीमादार ही हस्ताक्षर कर सकता है और असाइनमेंट में बीमादार के स्थान पर उसके अधिकृत प्रतिनिधि भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। हस्ताक्षर एक गवाह द्वारा प्रमाणित होना जरूरी है। नेक्स्ट बिंदु है परमिशन, अनुमति। इसमें अनुमति के बारे में चर्चा करते समय परिवर्तन को ध्यान में रखना है। नॉमिनेशन के अंतर्गत बीमादार स्वेच्छा से कभी भी नामांकन में परिवर्तन कर सकता है तथा इसके लिए उसे किसी भी अनुमति की जरूरत नहीं है। और असाइनमेंट के अंतर्गत अभ्यर्थी को अनुमति के बिना अभ्यर्पण में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, कैंसलेशन, रद्द करना। नॉमिनेशन के अंतर्गत नामांकन को कभी भी रद्द किया जा सकता है, नामांकन को अभ्यर्पण में बदला भी जा सकता है। और वहीं पे असाइनमेंट के अंतर्गत एक बार अभ्यर्पण हो जाने के पश्चात अभ्यर्पण को रद्द नहीं किया जा सकता है। अंतर की अंतिम जो बिंदु है प्रोसीजर, विधि है। नॉमिनेशन के अंतर्गत नामांकन प्रस्ताव पत्र में नामांकित व्यक्ति का नाम लिखकर अथवा पृष्ठांकन के द्वारा कराया जा सकता है। और वहीं पे असाइनमेंट के अंतर्गत अभ्यर्पण बीमा पॉलिसी प्राप्त होने के पश्चात पृष्ठांकन द्वारा अथवा प्रलेख द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण अंतर परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तृतीय बिंदु है कंडीशन रिगार्डिंग लैप्स्ड पॉलिसी, कालातीत पॉलिसी संबंधी शर्तें। भारतीय जीवन बीमा निगम अपने बीमादार को प्रीमियम का भुगतान करने के लिए समय समय पर सूचना देती है, नोटिस भेजती है। अब क्या होता है, अनुग्रह अवधि के अंतर्गत बीमा पॉलिसी से संबंधित प्रीमियम का भुगतान नहीं होता है तो सामान्यतः उसे कालातीत लैप्स माना जाता है। कालातीत होने के प्रभाव से बचने के लिए निगम ने कुछ नियम बनाए जो कि अति महत्वपूर्ण है। जिस कालातीत बीमा पॉलिसी पर 3 वर्षों से कम का प्रीमियम दिया गया है उसके प्रति निगम का कोई दायित्व नहीं रहता है। और द्वितीय बिंदु के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसे कालातीत बीमा पॉलिसी जिन पर 3 वर्ष का प्रीमियम चुका दिया गया हो उसमें आहरण नियम लागू किया जाता है, नॉन फॉरफीचर रेगुलेशन। तो आपको ध्यान में रखना है, इसमें 3 वर्ष का आधार है, 3 वर्ष से कम और 3 वर्ष से अधिक। 3 वर्ष से अधिक की दिशा में आहरण नियम लागू होता है। तो इसके अंतर्गत और क्या क्या दशाएं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे अभी आपको बताया गया नॉन फॉरफीचर रेगुलेशन, आहरण नियम, जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। और द्वितीय बिंदु है इंश्योर्ड ऑप्शन अंडर लैप्स पॉलिसी, कालातीत पॉलिसी में बीमादार के विकल्प आते हैं। आहरण नियम, नॉन फॉरफीचर रेगुलेशन के बारे में हम चर्चा करते हैं। ऐसा बीमा पॉलिसी जिस पर 3 वर्ष का बीमा प्रीमियम अदा कर दिया गया है कालातीत होने पर पूर्णतः व्यर्थ नहीं होगा। इसके प्रति जीवन बीमा निगम कुछ हद तक दायित्व होंगे और उसे आहरण नियम, नॉन फॉरफीचर रेगुलेशन कहते हैं। नॉन फॉरफीचर रेगुलेशन के अंतर्गत 2 बिंदुओं पर चर्चा होगी। प्रथम बिंदु है दावों की सुविधा, क्लेम्स कंसेशन। दावे की सुविधा में यदि बीमा पॉलिसी पर कम से कम 3 वर्ष का प्रीमियम चुका दिया गया तब उसके कालातीत होने की तिथि से 6 माह तक पॉलिसी दावों के लिए प्रभावी माना जाता है। बीमा पॉलिसी पर 5 वर्ष तक का प्रीमियम अगर भुगतान कर दिया जा चुका है तो दावे की उक्त सुविधा 12 माह तक उपलब्ध रहेगी। यदि बीमा प्रीमियम
10 वर्ष तक भुगतान कर दिया गया है तो ये सुविधा आपको 18 माह तक मिलेगी। तो दावे की सुविधा का स्लैब आपको समझ में आया होगा। प्रथम 3 वर्ष तक है तो 6 माह, 5 वर्ष तक अगर है तो दावे की सुविधा रहेगी 12 माह तक, और 10 वर्ष तक के लिए अगर आपने प्रीमियम भुगतान किया तो दावे की सुविधा रहेगी 18 माह तक। सेकेंड पॉइंट है पेड अप पॉलिसी, चुकता पॉलिसी। यदि बीमा पॉलिसी पर 3 वर्षों का पूरा प्रीमियम चुका दिया गया हो और उसके बाद कालातीत हो जाए, तब कालातीत होते ही पॉलिसी स्वतः पेड अप हो जाती है। पॉलिसी के चुकता होने का आशय है कि उस पॉलिसी पर कुल देय प्रीमियम किस्तों में से जितनी किस्तें चुका दी गई हो उसी के अनुपात में बीमित रकम को घटा दिया जाना और उस घटे मूल्य तक पॉलिसी को जीवित रखना। इस घटी हुई बीमित रकम को चुकता मूल्य कहते हैं। पॉलिसी के चुकता होने के बाद उसको चुकता पॉलिसी कहते हैं, पेड अप पॉलिसी कहते हैं। पॉलिसी के चुकता होने के बाद बीमादार प्रीमियम देने के दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है। कालातीत पॉलिसी में बीमादार के विकल्प इंश्योर्ड ऑप्शन अंडर लैप्स पॉलिसी। अब इसमें 2 प्रकार के विकल्प है। पहला है कि वो पॉलिसी का पुनर्चलन रिवाइवल करवा सकता है, और दूसरा ऑप्शन है कि वो पॉलिसी पर सरेंडर वैल्यू समर्पण मूल्य प्राप्त कर सकता है। हम आते हैं प्रथम बिंदु में, कालातीत पॉलिसी का पुनर्चलन। अब इसमें क्या है, कालातीत पॉलिसी 5 वर्षों के अंदर पुनर्चलित कराई जा सकती है। 5 वर्ष बीत जाने पर पुनर्चलित नहीं हो सकता है। इसमें भी बहुत सारे योजनाएं हैं। मुख्यतः प्रथम योजना है साधारण पुनर्चलन योजना, ऑर्डिनरी रिवाइवल स्कीम। इसके अंतर्गत बहुत सारे नियम है, इसको ध्यान से सुनेंगे और नोट डाउन करेंगे। बीमा पॉलिसी के कालातीत होने के 14 दिन के अंदर बीमा पॉलिसी के पुनर्चलन कराने पर बीमादार की बकाया प्रीमियम के साथ ₹1 पुनर्चलन शुल्क भी जमा करवाना होगा। यह था 14 दिन के अंदर। नेक्स्ट है पॉलिसी के कालातीत होने के 14 दिन के पश्चात परंतु 6 माह के अंदर बीमा पॉलिसी के पुनर्चलन कराने के लिए बीमादार को बकाया प्रीमियम की किस्त साथ में ब्याज 7.5% वार्षिक की दर से भुगतान करना पड़ेगा। तृतीय नियम है कालातीत होने के 6 माह के पश्चात परंतु 5 वर्ष के अंदर पुनर्चलन कराने की दशा में बीमादार को निगम के अधिकृत डॉक्टर से जांच करवाकर जांच की रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। चौथा नियम, यदि पॉलिसी पर कम से कम 5 वर्षों का प्रीमियम चुका दिया गया हो तब उसके कालातीत होने के 1 वर्ष के अंदर शेष प्रीमियम ब्याज सहित जमा करा के पुनर्चलन किया जा सकता है। अगला नियम, यदि पॉलिसी पर बीमा अवधि के आधी अथवा 10 वर्ष का प्रीमियम चुकाया जा चुका है तो 18 माह के अंदर ब्याज सहित प्रीमियम संतोषजनक स्वास्थ्य की घोषणा के साथ जमा करा के पुनर्चलन किया जा सकता है। अब आते हैं हम द्वितीय विकल्प, विशेष पुनर्चलन योजना, स्पेशल रिवाइवल स्कीम। ऐसे व्यक्ति जो कालातीत बीमा पॉलिसी को फिर से चालू करवाने की इच्छुक है किंतु संपूर्ण बकाया प्रीमियम एवं ब्याज का भुगतान करने में असमर्थ होते हैं, बीमा पॉलिसी को चालू करवाने में असमर्थ है, उसके लिए भी कुछ शर्त है, उसको ध्यान देंगे। इसके लिए निगम ने विशेष पुनर्चालन योजना प्रारंभ की है। यदि बीमा पॉलिसी में चुकता मूल्य आ जाता है तो ये योजना लागू नहीं की जाती है। यदि बीमा पॉलिसी को फिर से चालू करवाया जा सकता है जिन्हें कालातीत हुए 6 माह से कम और 3 वर्ष से अधिक न हुए हो। बीमादार को इस योजना का लाभ बीमा पॉलिसी के जीवन काल में केवल एक बार ही मिल सकता है। इसको ध्यान में रखेंगे, ये योजना जीवन में केवल एक बार ही मिल सकता है। बीमादार को सर्वप्रथम अपने वेब पर डॉक्टरी जांच की रिपोर्ट और बीमा पॉलिसी निगम के पास भेजना पड़ता है। बीमादार को पुरानी और नई पॉलिसी की प्रीमियम दर के अंतर पर जो डिफरेंस है उसमें 7.5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज उसी दिन से देना पड़ेगा जिस दिन से बीमा पत्र
लिया गया हो। इस प्रकार दो विकल्प साधारण और विशेष पुनर्चलन योजना पर हमने चर्चा की है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं ऑब्टेनिंग सरेंडर वैल्यू, समर्पण मूल्य प्राप्त करना। समर्पण मूल्य के पहले हम क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर चुके थे। इसमें यह है, यदि बीमादार अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण आगे के प्रीमियम चुकाने में असमर्थ होते हैं और कालातीत बीमा पॉलिसी को पुनर्चालित करने का लाभ नहीं उठा पाते हैं, इसके लिए बीमा कंपनी समर्पण मूल्य प्राप्त करने का लाभ प्रदान करती है। समर्पण मूल्य से आशय उस रकम से है जो निगम बीमादार को बीमा पॉलिसी अर्पित करने या वापस करने पर देता है। बीमादार उन्हीं बीमा पॉलिसी पर समर्पित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं जिन पर कम से कम 5 वर्षों का प्रीमियम अथवा कुल देय प्रीमियम का 1/10 जो भी अधिक हो दिया जा चुका हो और जिसका चुकता मूल्य बोनस छोड़कर 250 रुपए से कम न हो। वर्तमान समय में प्रथम वर्ष की प्रीमियम को छोड़कर समस्त चुकाई गई प्रीमियमों का 30% तथा समस्त अर्जित बोनस समर्पण मूल्य के रूप में अवश्य दिया जाएगा। ये नियम है और इसमें ध्यान रखेंगे 2 वर्षीय अस्थायी बीमा पॉलिसी तथा तत्कालिक वार्षिक वृत्ति के अंतर्गत समर्पण मूल्य नहीं दिया जाता है। फोर्थ कंडीशन है कंडीशंस रिगार्डिंग रीपेमेंट ऑफ एस्यूर्ड सम, बीमित रकम के भुगतान संबंधी शर्तें। इसमें भी आपके 2 प्रकार है, जिसमें प्रथम प्रकार में हम बात कर रहे हैं पेमेंट ऑफ डेथ क्लेम, मृत्यु के दावे का भुगतान। बीमादार की मृत्यु होने पर जितनी जल्दी हो सके इसकी सूचना निगम के कार्यालय को देनी चाहिए। इस सूचना के साथ साथ जो दावेदार है उसको बीमा पॉलिसी संख्या, मूल्य, तिथि और समय तथा मृत्यु के कारण आदि का भी उल्लेख करना चाहिए। इस सूचना के मिलने पर निगम दावा करने के लिए अनेक फॉर्म भेजता है। दावेदार को इन फॉर्मों को उचित रूप से भरकर निगम के पास भेजना पड़ता है। उसके साथ साथ कुछ प्रमाण पत्र भी मांगता है, जैसे मृत्यु का प्रमाण पत्र, ऐसे डॉक्टर का प्रमाण पत्र जिसमें अंतिम बीमारी में बीमादार की चिकित्सा की हो। कई बार देखा जाता है कि आत्महत्या, कत्ल या दुर्घटना या पानी में डूब जाना, ऐसी अगर कंडीशन है तो उसमें पुलिस की रिपोर्ट या पंचनामे इसकी भी प्रमाणित प्रतिलिपि साथ में भेजनी पड़ती है। इसके साथ साथ दावेदार को आयु का प्रमाण और स्वत्वाधिकार प्रमाण पत्र भी जमा करना पड़ता है। जितनी औपचारिकता और जितने प्रमाण पत्र को जमा करने के बाद निगम दावेदार को एक विमुक्ति डिस्चार्ज फॉर्म भेजता है। इस फॉर्म को भरकर निगम को वापस करना पड़ता है। अब डिस्चार्ज फॉर्म जमा करने के बाद निगम बीमित रकम का अकाउंट पे चेक भेज देता है। अब उस अकाउंट चेक को उसके बैंक अकाउंट में जमा करते हैं जो दावेदार। लेकिन यदि दावेदार किसी अन्य बैंक के चेक या ड्राफ्ट या मनी ऑर्डर के द्वारा भुगतान चाहता है तो इसका खर्च उसे स्वयं वहन करना पड़ेगा। अब आते हैं हम द्वितीय बिंदु में, परिपक्वता के दावों का भुगतान। बीमादार बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी लेने की दिशा में निश्चित अवधि व्यतीत होने पर वह स्वयं बीमा कंपनी से बीमित रकम प्राप्त करने का अधिकारी होता है। अवधि कंप्लीट होने के बाद यदि बीमा पॉलिसी का अभ्यर्पण किया जा चुका है तो बीमित रकम प्राप्त करने का अधिकार अभ्यर्पित को हो जाता है। बीमा कंपनी से बीमित राशि प्राप्त करने के लिए दोनों ही दशाओं में पहचान का प्रमाण पत्र भेजना पड़ता है। डिस्चार्ज फॉर्म के प्राप्त होने पर निगम दावे की राशि का भुगतान चेक, बैंक ड्राफ्ट या मनी ऑर्डर के द्वारा कर देता है। इस प्रकार हमने 3 क्लास मिलाकर जीवन बीमा पॉलिसी, इसके शर्तों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया होगा और आपको जरूर समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे जीवन बीमा पॉलिसी के प्रकार।